नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। व्लादिमीर पुतिन आज बहुत ज्यादा गुस्से में है और इसी वजह से रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से कई खबरों की पुष्टि नहीं हो रही है। रूस का एक और जनरल यूक्रेन युद्ध में शहीद हो गया है, लेकिन पुतिन के ऑफिस की तरफ से खबर क्लियर नहीं की जा रही है। ऐसे में पुतिन को सबसे ज्यादा टेंशन बाइडेन के लिखे एक आर्टिकल से हो रही है, जिसमें उन्होंने जेलेंस्की को दिए जा रहे नए हथियारों की लिस्ट ही छाप दी है। यह पुतिन को खुल्लम खुल्ला चैलेंज है और इसीलिए पुतिन ने एक इंटरव्यू में कह दिया है कि उनके रास्ते में अब जो आएगा वो बख्शा नहीं जाएगा। अमेरिका यूक्रेन को हाइमार्स रॉकेट भी देगा ताकि वो रूसी फौज के ठिकानों को जवाब दे सके। अमेरिका यूक्रेन को जेवलिन मिसाइल भी देगा ताकि वो रूस के आधुनिक टैंक्स को बख्तर समेत उड़ा सके। अमेरिका यूक्रेन को स्टिंगर मिसाइल की नई खेप भी देगा ताकि वो रूस के हेलीकॉप्टर और विमानों को निशाना बना सकें। बाइडेन ने यूक्रेन को Mi-17 हेलीकॉप्टर देने की भी तैयारी कर ली है और ये सब दावे हवाई नहीं हैं। क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक हथियार के वादे पर लिखकर भरोसा दिया है और उस पर व्लादिमीर पुतिन का बहुत डराने वाला जवाब भी आया है। पुतिन ने क्या कहा वो बाद में दिखाएंगे, पहले देखिए यूक्रेन युद्ध और खतरनाक लेवल पर पहुंचे, उसके लिए हथियारों की सप्लाई को लेकर बाइडेन ने जेलेंस्की को क्या यकीन दिलाया है। ये है न्यूयॉर्क टाइम्स में बाइडेन का वो लेख जिसमें बाइडेन ने बताया कि वो यूक्रेन में क्या करने जा रहे हैं और क्या नहीं करने जा रहे हैं। इस लेख के बड़े पॉइंट पढ़ेंगे तो उसमें बहुत साफ साफ लिखा है, हम यानी नाटो युद्ध में शामिल नहीं होंगे, लेकिन यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई जारी रहेगी ताकि वो रूस से मुकाबला कर सके। हाँ, अगर नाटो के सदस्य देशों पर रूस ने हमला किया तो जवाब दिया जाएगा। ऐसे में सवाल है कि क्या बाइडेन ने ऐसे हालात बनाने शुरू नहीं कर दिए हैं कि रूस को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि यूक्रेन को अमेरिका से हाइमार्स रॉकेट मिलने की खूब चर्चा हो रही है। ये ऐसे रॉकेट से लैस हैं जिसके मीडियम रेंज वर्जन से भी अगर यूक्रेन लैस होता है तो रूस को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए बाइडेन के लेख का जवाब पुतिन ने एक इंटरव्यू में दिया है, जिसमें उनका एक शब्द नाटो को वार्निंग दे रहा है। हाइमार्स रॉकेट से रूस को कितना बड़ा खतरा होगा, इसे लेकर जब पुतिन से सवाल पूछा गया तो देखिए क्या जवाब मिला। Применяются с самого начала. Но применяются они эффективно только там, где нет войсковой системы ПВО. У нас есть Буки, Тора, Панцири. Работает в высшей степени эффективно. इसे आप पुतिन की वार्निंग नंबर 1 कह सकते हैं, जो वाकई बहुत खतरनाक नजर आती है। पुतिन बहुत साफ साफ वार्निंग दे रहे हैं कि जवाब में ऐसे ठिकानों को तबाह करेंगे जिसको अभी तक उन्होंने टारगेट नहीं किया है।
बाइडेन के लेख को गौर से पढ़ेंगे तो इसमें बकायदा हथियारों के नाम लिखे हैं। इसमें जैवलिन है, स्टिंगर भी है और मी-17 हेलीकॉप्टर भी है। लेकिन बाइडेन ने हाइमार्स का नाम लेकर जिक्र नहीं किया। लेकिन पुतिन ने बाइडेन का इशारा बहुत अच्छी तरह समझ लिया है। उनके पास हाइमार्स रॉकेट की एक एक बारीक जानकारी है और वो जानते हैं कि अगर अमेरिका ने यूक्रेन को यह सिस्टम दिया तो इससे उनकी फौज को क्या खतरा हो सकता है। पुतिन के सामने कीव में शुरुआती नाकामी मिलने के बाद मारियोपोल में मिली बड़ी टक्कर है तो डॉनबास का मौजूद चैलेंज भी है। ऐसे में पुतिन की वार्निंग नंबर 2 देखिए, क्योंकि इसमें अमेरिका को लेकर बड़ा संदेश है। То, что мы видим, слышим, знаем, здесь это ничего не имеет общего с доверием к украинскому режиму и с недоверием. Это зависит от того, какие ракеты американцы поставят. Но вот то, что мы сегодня слышим, и как бы то, что мы понимаем, это ракеты, как раз, которые на 45-70 километров, в зависимости от типа ракет, летят. Значит, ну то же самое было с теми градами, ураганами, смерчами, о которых я сказал. Там тоже дальность 40-70 километров. Ничего нового нет. पुतिन की फिक्र सिर्फ अमेरिका से सप्लाई किए जा रहे हाइमार्स सिस्टम नहीं है, क्योंकि अब ब्रिटेन की सरकार भी जेलेंस्की को नए रॉकेट सिस्टम से लेस करने के लिए एक्टिव हो गए हैं। ब्रिटेन की सरकारी वेबसाइट पर बहुत साफ साफ लिखा है कि वो यूक्रेन को मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम गिफ्ट देगा। नीचे बताया गया है कि ये M270 रॉकेट सिस्टम है जो 80 किलोमीटर की रेंज तक गाइडेड रॉकेट से हमला कर सकता है। लेकिन अमेरिका के हाइमार्स की तरह ये रॉकेट सिस्टम भी गजब का है। एक तरह से ये हाइमार्स का ही मीडियम रेंज की रॉकेट फायर करने वाला सिस्टम है। इसके शुरुआती 3 वेरिएंट के रॉकेट 32, 45 और 80 किलोमीटर की रेंज तक हमला करते हैं। ये वो सिस्टम है जिनकी जरूरत यूक्रेन को इस वक्त बहुत ज्यादा है और यही देखकर नाटो और अमेरिका यूक्रेन को लगातार आधुनिक हथियार भेज रहे हैं। ये ऐसे हथियार हैं जो इराक और अफगानिस्तान में इस्तेमाल किए जा चुके हैं और अभी इससे यूरोप के कई देशों के अलावा जापान, दक्षिण कोरिया, इजराइल और बहरीन की सेनाएं भी लैस हैं। इनसे ऐसे ऐसे रॉकेट भी दागे जा सकते हैं जिनकी रेंज 300 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक हो सकती है। हालांकि बोरिस जॉनसन यूक्रेन को 80 किलोमीटर रेंज वाला सिस्टम दे रहे हैं। रेंज को लेकर ब्रिटेन ने भी वही किया जिसे लेकर बाइडेन भी बैकफुट पर आ गए हैं और अमेरिका को बताना पड़ा कि वो मध्यम दूरी वाले हाइमार्स सिस्टम से ही यूक्रेन को लेस करने जा रहा है। हालांकि कम रेंज के साथ भी जेलेंस्की को लग रहा है कि वो ऐसे हथियारों से पुतिन को धूल चटा देंगे। Сполучені Штати Америки підтвердили на різних рівнях, що нашій державі направляються сучасні ракетні системи залпового вогню «Хаймерс». Ця зброя дійсно допоможе рятувати життя наших людей і захищати нашу землю. Я вдячний президенту Байдену, усім нашим американським друзям і народу Сполучених Штатів Америки за таку підтримку. Очікуємо. Дуже. लेकिन सवाल सिर्फ हाइमार्स या M270 रॉकेट सिस्टम का नहीं है। पुतिन को मालूम है कि अमेरिका और ब्रिटेन से यूक्रेन को क्या क्या मिल रहा है और ये भी डॉनबास में कौन कौन से फ्रंट पर उसका इस्तेमाल किया जाएगा। अभी अमेरिका से मिली जैवलिन मिसाइल से रूस को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। जेलेंस्की का दावा है कि उसने रूस के 1300 से ज्यादा टैंक और 3000 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां उड़ा दी हैं। जेवलिन जैसी मिसाइल की मदद से यूक्रेन की फौज का एंटी टैंक हमलों में कामयाबी का रेट 95% तक रहा है। ऐसी कामयाबी उसे ब्रिटेन से मिली एन-लॉ मिसाइल से मिली है, जो किसी भी टैंक या बख्तरबंद गाड़ी पर टॉप एंगल से अटैक करने के लिए बहुत ही बेहतरीन हथियार माना जाता है। Ничего здесь нового нет и ничего это не меняет, по сути. Есть и заявки на поставку, скажем, артиллерии
Здесь, ну, примерно то же самое. Судя по всему, речь идет тоже о восстановлении утраченного, уничтоженного в ходе боевых действий. ब्रिटेन अब तक यूक्रेन को 5,000 से ज्यादा एनलॉ मिसाइल दे चुका है। इसके अलावा यूक्रेन ने ब्रिमस्टोन एंटी शिप मिसाइल भी यूक्रेन को दी है। यूक्रेन को ब्रिटेन से स्टार स्ट्रिक एयर डिफेंस सिस्टम मिल चुका है। देखा जाए तो रूस की सेना को यूक्रेन में लगातार बड़ी चुनौतियां मिल रही हैं। इस जंग में उसके कई जनरल और कमांडर अपनी जान गंवा चुके हैं और वो जेवलिन 84 और एनलो जैसे हथियारों के जरिए ही टारगेट बनाए गए हैं। ये तीनों हथियार यूक्रेन को नेटो ने दिए हैं। देखा जाए तो एक तरह से अब जेलेंस्की को नए हथियार लगातार मिल रहे हैं। अब तो उन्हें अमेरिका और ब्रिटेन से खतरनाक रॉकेट सिस्टम मिलने जा रहे हैं। जेलेंस्की को अमेरिका और ब्रिटेन से एंटी टैंक मिसाइल भी मिलने जा रही है, तो रूस की टैंक रेजिमेंट्स के लिए बुरी खबर है। और जाहिर है कि पुतिन चाहे छुपाएं, लेकिन ये उनके लिए टेंशन वाली खबर है। जेलेंस्की की फौज स्वीडन से मिले ग्रेनेड लॉन्चर से भी हमले कर रही है। इस युद्ध ने हथियार बनाने वाली कंपनियों को बहुत फायदा पहुंचाया है। अमेरिका समेत यूरोप में ऐसी कंपनियां अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए उन्हें यूक्रेन में आजमाने के लिए भेजना चाहती हैं। ये हथियार अभी तक यूक्रेन में हिट साबित हुए हैं। जेलेंस्की की सेना के पास अब जर्मनी की बहुत ही खतरनाक मिसाइल भी आने वाली है, जिसे आईआरएस-टी सिस्टम कहा जाता है। आईआरएस-टी यानी इंफ्रारेड इमेजिंग सिस्टम, जिसमें थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल है। ये एक ऐसी मिसाइल है जिसका एयर टू एयर वर्जन कई सालों से एक्टिव सर्विस में है, लेकिन अब इसका लैंड टू एयर वर्जन जर्मनी का हॉट वेपन सिस्टम बन चुका है। आईआरएस-टी मिसाइल सिस्टम 25 किलोमीटर की रेंज में 20,000 मीटर की ऊंचाई तक किसी भी आसमानी टारगेट को खत्म कर सकता है। ये मिसाइल सिस्टम यूक्रेन को इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि रूस अपनी बमबारी में जेलेंस्की के ज्यादातर एयर डिफेंस सिस्टम खत्म कर चुका है। यूक्रेन के पास खुद को रशियन एयरफोर्स से बचाने के लिए स्टिंगर के अलावा कोई खास हथियार नहीं बचा है। चाहे वो S-300 हो या फिर बक मिसाइल, रूस के पिन पॉइंट एक्यूरेसी वाले हथियारों ने यूक्रेन के बहुत से हथियार हमेशा के लिए तबाह कर दिए हैं। लेकिन यूक्रेन के पास स्टिंगर जैसी मिसाइलों से रूस को बड़े बड़े झटके भी दे रहा है। यूक्रेन ने वीडियो जारी करके दावा किया है कि यूक्रेन ने मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम से रूस का KA-52 हेलीकॉप्टर मार गिरा है। इसके बाद क्रैश में दोनों रूसी पायलट्स की मौत हो गई। स्टिंगर मिसाइल से ऐसे कई हमलों में रूस ने अपने बेहतरीन हेलीकॉप्टर और पायलट खोए हैं। ये ऐसी मिसाइल है जो नीचे उड़ने वाले विमानों, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन को बचने का मौका तक नहीं देती है। इसलिए जब आईआरएस-टी मिसाइल सिस्टम यूक्रेन के पास आएगा तो उसकी एयर डिफेंस वाली पावर और मजबूत हो जाएगी, या कहें कि फिर से जिंदा हो जाएगी, और फिर रूस के विमानों का यूक्रेन में उड़ना मुश्किल हो जाएगा। ये कीव और खार्किव जैसे शहरों को रूस की बमबारी से बचाएगा। इसकी जद में आने वाले रशियन एयरफोर्स के किसी भी विमान, हेलीकॉप्टर या फिर ड्रोन का बचना आसान नहीं होगा। लेकिन खतरे में तो जेलेंस्की के नए हेलीकॉप्टर भी होंगे, क्योंकि अमेरिका अब यूक्रेन के लिए Mi-17 हेलीकॉप्टर का इंतजाम कर रहा है। ये रूस में बना ही हेलीकॉप्टर है जो यूक्रेन की सेना भी इस्तेमाल करती आई है। हालांकि रूस ने बहुत हद तक यूक्रेन की वायुसेना और उसके तमाम एयर एसेट्स को तबाह कर दिया है। ऐसे में यूक्रेन को मिलने वाले Mi-17 हेलीकॉप्टर भी कब तक कामयाबी से अपने ही आसमान में ऑपरेट कर पाएंगे। इसे लेकर जेलेंस्की को अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि पुतिन के पास इसे लेकर एक नया प्लान भी है। Скажем, артиллерии. Здесь, ну, примерно то же самое. Судя по всему, речь идет тоже о восстановлении
утраченного, уничтоженного в ходе боевых действий. Восстановлено, взято из запасов, как мы понимаем, да? И где-то третья составляющая – это беспилотные летательные аппараты. Их, как известно, несколько типов, но первый – это ударные беспилотные. पुतिन ने जो बात कही उसे अब पॉइंट बाय पॉइंट बहुत गौर से समझिए। पुतिन ने कहा कि हम वहां हमले करेंगे जहां अभी तक नहीं किए। पुतिन ने कहा कि वो किसी तरह के हथियार से नहीं डरते। पुतिन ने कहा कि रूस यूक्रेन की ड्रोन फोर्स को मक्खी की तरह मार गिराएंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पुतिन ने कहा कि अमेरिका इस युद्ध को लंबा खींचना चाहता है। Но применяются они эффективно только там, где нет войсковой системы ПВО. У нас есть. Буки, Торы, панцири работают в высшей степени эффективно. И так, чтобы никому не было обидно, но их наши системы ПВО щелкают как орехи. Уничтожены десятки. पुतिन भी जानते हैं कि ज़ेलेंस्की अपने हथियारों के गोदाम भर रहे हैं और उसी को रोकने के लिए पुतिन अब इन हथियारों को खत्म करने की चेतावनी भी दे रहे हैं। रूस ने अब यूक्रेन के उन T-72 टैंकों को टारगेट करना शुरू कर दिया है तो उसे पूर्वी यूरोप के देशों या कहीं कि NATO सदस्यों ने सप्लाई किए थे। Воздушно-космическими силами России, высокоточными ракетами воздушного базирования большой дальности на окраине Киева уничтожены поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72 и другая бронетехника, размещенная в корпусах вагоноремонтного предприятия. देखा जाए तो यूक्रेन का युद्ध हथियारों का सबसे बड़ा शो बन चुका है। ज़ेलेंस्की खैरात में मिले ऐसे आधुनिक वेपन सिस्टम का जखीरा इकट्ठा करके दुनिया भर में खूब वाहवाही लूट रहे हैं, लेकिन इन हथियारों की एक भी चिंगारी अगर NATO देश या फिर रूस की जमीन पर पड़ी तो क्या होगा, ये भी वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ज्यादातर हथियार पोलैंड के रास्ते आ रहे हैं और इसे लेकर पोलैंड के प्रधानमंत्री पहले ही बहुत बड़ा खौफ जता चुके हैं कि रूस का अगला हमला उन पर हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो अब तक बैकफुट पर रहे बाइडेन के पास विश्व युद्ध के खतरे को रोकने के ऑप्शन कम पड़ जाएंगे। पुतिन तो पहले ही मॉस्को में बड़े बड़े बटन दबाने के लिए तैयार बैठे हैं। आज यूक्रेन के मैदान जंग से रूस के लिए बहुत ही मनहूस खबर आई। खबर के मुताबिक रूस ने एक दिन में अपने 2 बड़े अफसरों को खो दिया। रूस ने मेजर जनरल रोमन कुतुजोव की मौत के बाद तो मान ली है, लेकिन दूसरे लेफ्टिनेंट जनरल रोमन बर्दनिकोव की मौत पर पुतिन ने पर्दा डाल दिया। सवाल उठ रहा है कि आखिर पुतिन अपने दूसरे जनरल की मौत को एक राज बनाकर क्यों रखना चाहते हैं? क्या पुतिन को लगता है कि एक दिन में 2 जनरलों की मौत की खबर से रूस की सेना का मनोबल टूट सकता है और पुतिन डॉनबास की जीतती बाजी को हार भी सकते हैं? फिर बदली रूस ने रणनीति। कीव पर शुरू हुए मिसाइल हमले। खंडहर बना कीव का रेलवे स्टेशन। यूक्रेन फतह का पुतिन प्लान। ये यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के हमले के दूसरे दिन की तस्वीर है। शहर के एक हिस्से से उठता सफेद धुएं का गुबार इस हकीकत की तस्दीक कर रहा है कि राजधानी कीव अभी भी रूसी सेना के निशाने पर है। इमारत की छत पर लगी आग और जमीन पर गिरा मलबा ये बताने के लिए काफी है कि अब ये इमारत एक खंडहर के अलावा और कुछ नहीं है। यूक्रेन का आरोप है कि रूसी सेना ने जिस इमारत को निशाना बनाया उसमें रेलवे की बोगियां बनाई जाती थी, लेकिन रूस ने क्रूज मिसाइल हमले से इस इमारत को नेस्तनाबूद कर दिया। This facility is totally peaceful and everyone can come and see.
Of course, if there is some conspiracy theory, maybe they will use next morning saying that Ukrainian took away tanks from this facility. But you can see it's impossible to do. There were no tanks, and you can just be witness of this. Frankly speaking, in the beginning, we decided just not to comment it. But when Russian propagandists from Ministry of Defense stated that it was used as a military facility, we decided to open the door for everyone to see it. लेकिन इस हमले पर रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि यूक्रेन ने इस इमारत में उन T-72 टैंकों को छिपा कर रखा था जो उसे पूर्वी यूरोपीय देशों से मिले थे। लेकिन रूसी सेना के मिसाइल हमले में वो तमाम टैंक तबाह हो गए। Воздушно-космическими силами России высокоточными ракетами воздушного базирования большой дальности на окраине Киева уничтожены поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72 и другая бронетехника, размещенная в корпусах вагоноремонтного предприятия. ये लगातार दूसरा दिन है जब रूसी सेना ने एक बार फिर यूक्रेन की राजधानी पर हमले करने शुरू किए हैं। 5 जून को रूस ने करीब 6 हफ्तों के बाद कीव पर 4 मिसाइल हमले किए थे। एक के बाद एक हुए 4 धमाकों ने राजधानी कीव को थर्रा कर रख दिया था। रूस के इस हमले में कीव के दारनिस्ता कार रिपेयर प्लांट को काफी नुकसान पहुंचा है। कीव पर हुए इस हमले के बाद यूक्रेन की सेना अलर्ट पर है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को 100 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी ये बात मान चुके हैं कि उनके देश का 20% हिस्सा फिलहाल रूस के कब्जे में है। दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी ये बात जानते हैं कि राजधानी कीव पर कब्जा किए बिना उनकी जीत को अधूरा ही माना जाएगा। लिहाजा उन्होंने एक बार फिर अपने यूक्रेन फतह प्लान में तब्दीली की है और पुतिन के नए प्लान में राजधानी कीव एक बार फिर उनके निशाने पर आ गई। रूस ने 25 फरवरी से कीव पर हमले करने शुरू किए थे और 9 मार्च तक रूसी सेना राजधानी कीव से महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर खड़ी थी। लेकिन 10 मार्च से यूक्रेनी सेना ने रूसी फौज को ऐसा मुंहतोड़ जवाब देना शुरू किया कि 2 अप्रैल तक पूरे कीव इलाके से रूसी सेना को पीछे हटना पड़ा था। इसके बाद रूस ने दोबारा कीव का रुख नहीं किया था। लेकिन 5 जून को रूस ने कीव पर हमला कर पूरी दुनिया को ये जता दिया है कि राष्ट्रपति पुतिन ने कीव पर रूस का परचम फहराने का अपना ख्वाब छोड़ा नहीं है। दुनिया की हैरत इस चीज को लेकर है कि रूस दुनिया की दूसरी बड़ी सैन्य ताकत है, लेकिन बावजूद इसके रूस 100 दिन की जंग के बाद भी यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को ना तो झुका पाया है और ना ही यूक्रेनी फौज की हिम्मत और हौसले को तोड़ पाया। जब युद्ध शुरू हुआ तो माना जा रहा था कि रूस और यूक्रेन के बीच ये जंग 10 दिन से ज्यादा नहीं चलेगी, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। जंग से पहले और अब जंग के दौरान यूक्रेन के मौजूदा राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने खुद जिस हिम्मत और हौसले को दिखाया है, दुनिया आज उसको सलाम कर रही है। जंग के पहले दिन से ही राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अपनी सेना का हौसला बढ़ाते नजर आए और अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के तमाम राष्ट्राध्यक्षों के कहने के बावजूद उन्होंने यूक्रेन की सरजमी को नहीं छोड़ा और जंग के दौरान वक्त वक्त पर न सिर्फ जख्मी सैनिकों से मिलते रहे बल्कि कई बार तो वो खुद वॉर जोन की फ्रंट लाइन पर भी पहुंच गए। 5 जून को राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया के मैदान जंग में नजर आए। अपने दौरे के दौरान उन्होंने यूक्रेन के सैनिकों का हौसला भी बढ़ाया। फिलहाल ज़ापोरिज़िया का 60% इलाका रूस के कब्जे में है। यूक्रेन के कई इलाकों में अभी भी रूस और यूक्रेनी सेनाओं में जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। आइए आपको यूक्रेन के मैप के जरिए ये बताते हैं कि यूक्रेन के किन किन इलाकों में अभी जंग चल रही है। डॉनबास, सेवेरोडोनेस्क, डोनेस्क, लुहांस्क, मिकोलाइव, खार्किव, इज्यूम, रुबिज्ने,
खेरसॉन, ओदेसा, ज़ोपोरिज़िया। यूक्रेन के ये वो इलाके हैं जहां रूस और यूक्रेन की सेनाओं के बीच जंग जारी है। लेकिन जंग के दौरान देश का राष्ट्रपति अपने सिर पर मंडराती मौत के खतरे के बावजूद जब खुद मैदान जंग में दिखाई दे तो सेना का हौसला बढ़ना लाजिमी सी बात है। यूक्रेनी सेना के बंकर के अंदर मौजूद एक आर्मी कमांडर से बात करते ये राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ही हैं। खबर के मुताबिक ज़ेलेंस्की अपने दौरे के दौरान डोनेट्स्क के सोलिंदर और लुहांस्क के लिसिंचास्क में मौजूद यूक्रेन की सेना के मोर्चों पर भी गए। इस दौरान उन्होंने जंग में रूस के खिलाफ मिल रही कामयाबी का श्रेय बहादुर यूक्रेनी सैनिकों को दिया और उन्हें उनकी बहादुरी के लिए सम्मानित भी किया। Маю велику честь бути тут. Подякувати вашим батькам і дружинам, у кого є, дітям за те, що такі прекрасні люди в нашій державі є. Побажати вам здоров'я і їм, щоб у них було все гаразд. ये लुहांस्क के उसी लिसिचांस्क शहर की हकीकत है जहां राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दौरा किया था। रूस की सेना के हवाई और मिसाइल हमलों और गोलाबारी में ये शहर एक खंडहर में तब्दील हो चुका है। शहर की ज्यादातर इमारतें तबाह हो चुकी हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग से फैली बर्बादी की डरावनी हकीकत की कहानी ये शहर बयां कर रहा है। Російською наволоччю знову обстріляно центр міста Лисичанська, зруйновані жилі будинки, інфраструктура. Документуємо їх злочинну діяльність. ब्रिटिश खुफिया एजेंसी के मुताबिक सेवेरोडोनेस्क में रूस और यूक्रेन की फौज के बीच भीषण जंग चल रही है और डॉनबास में रूसी सेना यूक्रेनी फौज को घेरने की पूरी कोशिश कर रही है और स्लोवियांस्क शहर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है। यूक्रेन का आरोप है कि रूसी सेना जंग के दौरान रिहायशी इलाकों पर भी बमबारी कर रही है। В Донецькому напрямку підрозділи агресора здійснюють вогневе ураження позицій наших військ вздовж всієї лінії зіткнення. Ворог завдав ракетно-авіаційних ударів по Слов'янську, Лисичанську та Оріховому. На Лиманському напрямку за підтримки артилерії противник веде наступальні дії в районі यूक्रेन का दावा है कि उसकी सेना ने सेवेरोडोनेस्क शहर में जारी जंग में रूसी फौज को पीछे धकेलना शुरू कर दिया है और आधे सेवेरोडोनेस्क शहर को यूक्रेन की सेना रूस के कब्जे से आजाद करवा चुकी है। यूक्रेन का यह भी दावा है कि डोनेस्क और लुहांस्क में पिछले 24 घंटे की जंग में रूस की सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито 7 атак ворога. Знищено 4 танки, 3 артилерійських системи, 8 бойових броньованих машин та 3 одиниці автомобільної техніки. Підрозділи протиповітряної оборони збили бойовий вертоліт К-52 та безпілотник. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. ВКС России высокоточными ракетами воздушного базирования большой дальности на окраине населенного пункта Лозовая Харьковской области уничтожены производственные корпуса кузнечно-механического завода, в которых осуществлялось восстановление и ремонт бронетехники Вооруженных сил Украины. न्यूज़ 18 इंडिया की टीम यूक्रेन की राजधानी कीव से करीब 150 किलोमीटर दूर पश्चिमी यूक्रेन के जतोमर इलाके में पहुंची। शहर में चारों तरफ जंग से मची तबाही और बर्बादी के निशान मौजूद हैं। रूस के एक हमले में शहर का स्कूल नंबर 25 तबाह हो चुका है। स्कूल की तस्वीर दिखाएंगे कि क्या हालत यहाँ पर फिलहाल है। आप देखिए
किस तरह से ये जो पूरी बिल्डिंग है इसको उड़ा दिया गया था। आपको बता दें कि ऐसे करीब 200 से ज़्यादा स्कूल पूरे यूक्रेन में हैं जो रूस के निशाने पर आए हैं। आप ज़रा ये तस्वीर देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये पूरी एक विंडो है और उसके बाहर जो आप मलबा देखेंगे किस तरह से पड़ा हुआ है। मिसाइल अटैक यहाँ पर किया गया था। यूक्रेन का आरोप है कि रूस अब तक करीब 200 से ज्यादा स्कूलों को निशाना बना उन्हें तबाह कर चुका है। जतोमर के स्कूल नंबर 25 में हमारी टीम की मुलाकात इसी स्कूल में पढ़ने वाली 2 छात्राओं व्लादा और नास्तिया से हुई। दोनों यूक्रेन जंग के लिए, उनके शहर और स्कूल पर बरसे बारूद के लिए रूस को ही जिम्मेदार मानती हैं। स्कूल के बेसमेंट में जंग के दौरान बच्चों को बचाने के लिए एक शेल्टर भी बनाया गया था, लेकिन रूसी सेना के हमले इतने जबरदस्त थे कि इसकी दीवारों तक में दरारें आ गई। स्कूल जहां 1200 बच्चे पढ़ते थे वहां किस तरह की तबाही है ये देख लीजिए। देखिए, अगर मैं आपको दिखाना चाहूं, ये अंदर शेल्टर्स में जो सामान जो रखा हुआ था वो सिर्फ जब मिसाइल अटैक इस पर हुआ झटके से ही अंदर तबाह हो गया। यहाँ इसकी दीवारें बच गई हैं, लेकिन अगर देखेंगे तो दीवारों में भी दरार दिखाई दे रही है। और अभी भी स्कूल में जो बच्चों की खेलने की चीज़ें होती हैं वो हमें यहाँ नज़र आ रही हैं। आप देखिए, ये जो एक छोटा सा हट है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यूक्रेन जंग की वेदी में यूक्रेन के बाशिंदों का जानो माल स्वाहा हो रहा है। यूक्रेन जंग की विभीषिका देख दुनिया सख्ते में है, लेकिन यूक्रेन के मैदान जंग में बरसता बारूद थमने का नाम नहीं ले रहा है। यूक्रेन से ज्यादा खतरा तो इस वक्त एशिया के दूसरे कोने पर मंडराने लगा है। किम जोंग की लगातार मिसाइल वाली धमकियों से परेशान होकर अब अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने एक के बाद एक बैलिस्टिक मिसाइलों को टेस्ट किया है। ये सामान्य बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक दिन पहले ही किम जोंग उन ने बैलिस्टिक मिसाइलों का टेस्ट किया था और इस टेस्ट में इस तरह से कहा जा रहा है कि 48 घंटों में 16 मिसाइलों का टेस्ट होना है और इस तरह की जानकारी लगातार सामने आ रही है। और एक नई जंग का जो खतरा है वो ऐसा लग रहा है कि दावत दे रहा है। इस रिपोर्ट को देखिए और आपको पता चलेगा कि अब किम जोंग भी कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसका जवाब बहुत बड़े हमले से देना अमेरिका की मजबूरी बन सकता है। ईंट का जवाब पत्थर से। किम जोंग उन की उसी की भाषा में जवाब। किम ने दागे 35 मिनट में 8 बैलिस्टिक मिसाइल। दक्षिण कोरिया अमेरिका ने जवाब में दागे 8 बैलिस्टिक मिसाइल। धमाके से दहल गया कोरियाई प्रायद्वीप। क्या किम जोंग उन की परमाणु परीक्षण की ख्वाहिश एशिया में न्यूक्लियर अटैक का कारण बनने वाला है? क्या रूस यूक्रेन जंग के बाद अब एशिया में छिड़ने वाला है महासंग्राम? क्या उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर हमले की कर ली है पूरी तैयारी? क्या अमेरिका के साथ दक्षिण कोरिया भी उत्तर कोरिया को सबक सिखाने के लिए है पूरी तरह तैयार? इन सवालों का जवाब 16 बैलिस्टिक मिसाइलों के परीक्षण में है। दक्षिण कोरिया और अमेरिका का ज्वाइंट मिसाइल परीक्षण।
उत्तर कोरिया ने 35 मिनट में दागे 8 बैलिस्टिक मिसाइल। दक्षिण कोरिया ने अमेरिका के साथ दागे 8 बैलिस्टिक मिसाइल। यानी किम जोंग उन को उनकी ही भाषा में दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने जवाब दे दिया है। दक्षिण